नमस्कार दोस्तों और भविष्य के सिविल सर्वेंट्स। आज तारीख है 10 जनवरी 2026 2026। और हम लेकर आ गए हैं आज की सबसे जरूरी करंट अफेयर्स का पूरा विश्लेषण आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। हमने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और सरकारी वेबसाइट्स सब कुछ खंगाल लिया है, ताकि आपको मिले सिर्फ वो जानकारी जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम की है। सो सिट बैक, रिलैक्स और चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन जो आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है आपका डेली लर्निंग डोज, बिल्कुल आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी खबर जो सीधे सीधे भारत की संप्रभुता से जुड़ी है। बिल्कुल, ये मामला है शक्सगाम घाटी का। शक्सगाम घाटी, ये नाम पिछले कुछ दिनों से लगातार अखबारों में है। हुआ क्या है वहां पर? भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी MEA ने एक बहुत ही कड़ा बयान जारी किया है। किस बारे में? चीन के बारे में। चीन वहां पर बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, सड़कें बना रहा है। अच्छा, और भारत का इस पर क्या कहना है? MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दो टूक शब्दों में कहा है कि शक्सगाम घाटी भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। इंटीग्रल एंड इनएलिएनेबल पार्ट। हाँ, और चीन का वहां किसी भी तरह का निर्माण भारत को मंजूर नहीं है। ये अवैध है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? मतलब कोई कच्चा रास्ता है या कुछ और? नहीं, ये कोई कच्चा रास्ता नहीं है। सैटेलाइट तस्वीरों से ये साफ हुआ है कि चीन अघिल दर्रे, जिसे अघिल पास कहते हैं, से एक पक्की मेटेलिक सड़क बना रहा है। मेटेलिक सड़क, इसका मतलब ये स्थायी निर्माण है। एकदम, ये कोई अस्थायी ट्रैक नहीं है। ये एक ऑल वेदर रोड है जो चीन के शिनजियांग प्रांत को सीधे शक्सगाम घाटी के निचले इलाकों से जोड़ देगी। ये तो बहुत गंभीर बात है। बहुत ज्यादा। और इसीलिए भारत ने अपने बयान में 1963 में हुए चीन पाकिस्तान सीमा समझौते का भी जिक्र किया है। हाँ, वो समझौता जिसके तहत पाकिस्तान ने ये इलाका चीन को सौंप दिया था। भारत ने उस समझौते को एक बार फिर अवैध और अमान्य बताया है। साफ कहा है कि पाकिस्तान को कोई हक नहीं था कि वो भारत की जमीन किसी तीसरे देश को दे दे। तो यूपीएससी के नजरिए से इस टॉपिक को कैसे देखें? ये किस पेपर में आएगा? देखिए, ये टॉपिक मल्टी डायमेंशनल है। सबसे पहले तो GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। उसमें तो सीधा सीधा फिट होता है, इंडिया चाइना रिलेशंस, बॉर्डर डिस्प्यूट्स। बिल्कुल, साथ ही चाइना पाकिस्तान नेक्सस और भारत की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी जैसे मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। और जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से वहां भी इसका बहुत बड़ा रोल है। बॉर्डर मैनेजमेंट, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, जिन्हें हम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज कहते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। हाँ, और प्रीलिम्स के लिए तो ये सोने की खान है। मैप वर्क। मैप वर्क तो सबसे जरूरी है। ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट कहाँ है, अघिल पास की लोकेशन, सियाचिन ग्लेशियर के साथ इसका संबंध। और 1963 के समझौते के डिटेल्स भी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। निश्चित रूप से। तो चलिए थोड़ा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये शक्सगाम घाटी का पूरा इतिहास क्या है? देखिए, इस शक्सगाम घाटी को ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये लगभग 5180 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। 5180 वर्ग किलोमीटर, काफी बड़ा इलाका है। बहुत बड़ा। और इसकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रैटेजिक है। ये सियाचिन ग्लेशियर के ठीक उत्तर में है। केटू पर्वत के पास। हाँ, दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत केटू के पास का इलाका है ये। ऐतिहासिक रूप से ये जम्मू और कश्मीर रियासत का हिस्सा था। मतलब कानूनी तौर पर भारत का। बिल्कुल, लेकिन 1947 के बाद पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान पर अवैध कब्जा कर लिया। और इस कब्जे की वजह से उनकी पहुंच इस घाटी तक हो गई। सही पकड़ा आपने। और फिर आया साल 1963। 2 मार्च 1963 को पाकिस्तान और चीन ने एक सीमा समझौता किया। और इसी समझौते में पाकिस्तान ने ये भारतीय क्षेत्र चीन को तोहफे में दे दिया। एक तरह से हाँ। उन्होंने अपनी जमीन समझकर इसे चीन को सौंप दिया ताकि चीन से अपनी दोस्ती मजबूत कर सके। लेकिन इस समझौते में एक बहुत जरूरी क्लॉज भी था, जहां तक मुझे याद है। आर्टिकल 6। एकदम सही। आर्टिकल 6 ये इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या कहता है ये आर्टिकल? आर्टिकल 6 साफ कहता है कि ये जो सीमा तय की जा रही है ये अस्थायी है। अस्थायी? हाँ, और ये भी लिखा है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद का अंतिम समाधान हो जाएगा तो इस सीमा पर फिर से बातचीत होगी। मतलब चीन और पाकिस्तान दोनों ने उस समय ये माना था कि ये अंतिम फैसला नहीं है। बिल्कुल, चीन ने उस समझौते पर दस्तखत करके ये बात मानी थी। लेकिन आज चीन उस आर्टिकल 6 को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। वो वहां पक्की सड़कें बनाकर उस अस्थायी सीमा को स्थायी बनाने की कोशिश कर रहा है।
ये तो सीधी सीधी बेईमानी है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और द्विपक्षीय समझौतों का खुला उल्लंघन है। यहाँ पर कुछ और टर्म्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है, जैसे सीपेक। सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चीन के बहुत बड़े बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का एक प्रमुख प्रोजेक्ट है। ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चीन के शिनजियांग से जोड़ता है ना? हाँ, और क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK से होकर गुजरता है, भारत हमेशा से इसका विरोध करता आया है। क्योंकि POK भारत का अभिन्न अंग है। बिल्कुल, और अब ये शख्सगाम वाली सड़क उस सीपैक को एक और स्ट्रेटेजिक डेप्थ दे देगी। एक और शब्द जो चीन के साथ हमेशा जुड़ता है, सलामी स्लाइसिंग। यहाँ ये कैसे लागू होता है? ये सलामी स्लाइसिंग का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। ये चीन की पुरानी रणनीति है। वो कभी भी एक बार में बड़ा हमला या बड़ा कब्जा नहीं करता। वो छोटे छोटे कदम उठाता है। हाँ, जैसे थोड़ी सी सड़क बना दी, एक छोटी सी मिलिट्री पोस्ट बना दी, कहीं पर अपने चरवाहों को भेज दिया। और ये कदम इतने छोटे होते हैं कि इन पर सीधे युद्ध नहीं किया जा सकता। सही बात है, कोई भी देश एक छोटी सी सड़क बनने पर युद्ध शुरू नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे साल दर साल इन छोटे छोटे कदमों से जमीन पर स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। जिसे कहते हैं ऑल्टरिंग द स्टेटस क्वो ऑन द ग्राउंड। और जब तक दुनिया को समझ आता है, तब तक चीन वहां अपनी स्थायी मौजूदगी बना चुका होता है। यही है सलामी स्लाइसिंग, और शख्सगाम घाटी में ठीक यही हो रहा है। तो अगर मेंस में इस पर सवाल आता है, तो विश्लेषण के मुख्य बिंदु क्या होने चाहिए? देखिए, इसका विश्लेषण हम 3-4 मुख्य बिंदुओं में कर सकते हैं। पहला और सबसे स्पष्ट बिंदु है संप्रभुता का उल्लंघन, यानी वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी। ये तो सीधा सीधा है। हाँ, चीन की ये हरकत सीधे तौर पर भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर हमला है। पक्की सड़क बनाकर वो ग्राउंड रियलिटी को बदलने की कोशिश कर रहा है, ताकि भविष्य में जब भी बातचीत हो तो वो कह सके कि देखिए, यहाँ तो हमारी सड़क है, हमारा कब्जा है। मतलब वो बातचीत की मेज पर आने से पहले ही अपना पलड़ा भारी कर रहा है। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट, जो शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो है स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट, मतलब रणनीतिक घेराबंदी। इसे टू फ्रंट थ्रेट से जोड़कर देख सकते हैं। ये टू फ्रंट थ्रेट का ही एक हिस्सा है। सोचिए, ये सड़क अगिल पास से होकर गुजर रही है, जो सियाचिन ग्लेशियर के ठीक उत्तर में है। सियाचिन, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। हाँ, और वहां पर भारतीय सेना एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में तैनात है। इस सड़क के बनने से उस इलाके में चीनी सेना यानी PLA की लॉजिस्टिक्स क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। मतलब उन्हें हथियार, गोला बारूद, रसद पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसान और बहुत तेज हो जाएगा। इससे एक पिंसर मूवमेंट का खतरा बनता है। पिंसर मूवमेंट, ये एक मिलिट्री टर्म है, इसे आसान भाषा में समझाइए। पिंसर मूवमेंट मतलब होता है कैंची की तरह दो तरफ से हमला करना। कल्पना कीजिए, सियाचिन में भारतीय सेना तैनात है। इस सड़क के बनने से चीन उत्तर से हमला कर सकता है, और पश्चिम में तो पाकिस्तानी सेना पहले से ही मौजूद है। ओह, अच्छा। मतलब भारतीय सैनिकों को पश्चिम से पाकिस्तानी सेना और उत्तर से चीनी सेना के बीच फंसाया जा सकता है। बिल्कुल। कैंची की दो धारों की तरह। ये एक बहुत ही खतरनाक सैन्य स्थिति पैदा करता है। ये टू फ्रंट थ्रेट को कागज से उतारकर जमीन पर ले आता है। और सीपेक से इसका क्या कनेक्शन है, वो तीसरा पॉइंट होगा। हाँ, ये सड़क एक तरह से कराकोरम हाईवे, जिसे KKH भी कहते हैं, का एक वैकल्पिक या पूरक मार्ग बन जाती है। काराकोरम हाईवे भी तो POK से होकर गुजरता है। हाँ, और वो चीन पाकिस्तान को जोड़ने वाली मुख्य धमनी है। अगर किसी वजह से KKH पर ट्रैफिक रुकता है, युद्ध में या भूस्खलन से, तो ये नई सड़क एक ऑल्टरनेटिव रूट का काम करेगी। मतलब इससे चीन पाकिस्तान का जो लॉजिस्टिक गठजोड़ है, वो और भी ज्यादा मजबूत और रेजिलिएंट हो जाएगा। एकदम, ये उनके गठजोड़ को ऑल वेदर बना देता है सचमुच में। कुछ आंकड़े भी हैं जो इस मुद्दे की गंभीरता को और बढ़ाते हैं। हाँ, कुछ नंबर्स याद रखने जरूरी हैं। पहला तो यही कि पाकिस्तान ने 1963 में 5180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र चीन को दिया था। दूसरा, ये सड़क निर्माण 4805 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर हो रहा है। ये चीन की हाई अल्टीट्यूड इंजीनियरिंग क्षमता को दिखाता है। वो इतनी ऊंचाई पर भी तेजी से पक्की सड़कें बना सकते हैं। और सबसे चिंताजनक आंकड़ा, ये सड़क सियाचिन पर मौजूद भारतीय चौकियों से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। हाँ, ये दिखाता है कि खतरा कितना करीब आ चुका है। तो ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखिए, भारत के पास कई विकल्प हैं और उन पर एक साथ काम करना होगा। पहला है रोबस्ट सर्वेलेंस, मतलब निगरानी को और मजबूत करना। हाँ, हमें अपने ISR को यानी इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज को और बढ़ाना होगा।
हमारे पास रिसैट और कॉर्टोसैट जैसे हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स हैं। हमें इंच इंच पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल, ड्रोन से, सैटेलाइट से, हर तरीके से, ताकि हमें उनके हर कदम की पहले से जानकारी हो। दूसरा कदम है इंफ्रास्ट्रक्चर मैचिंग। हमें चीन को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। मतलब अगर वो सड़क बना रहा है तो हमें भी बनानी होगी, और उससे तेजी से बनानी होगी। हमारी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO बहुत अच्छा काम कर रही है। हमें नुब्रा और शोक घाटियों में सड़कों का जाल बिछाना होगा, ताकि सियाचिन बेस तक हमारी सेना की आवाजाही भी तेज और आसान हो सके। जी, हमें अपने सैनिकों को बेहतर लॉजिस्टिक सपोर्ट देना होगा। DSDBO रोड इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और तीसरा कदम क्या कूटनीतिक होना चाहिए? बिल्कुल, तीसरा और बहुत जरूरी कदम है डिप्लोमैटिक ऑफेंसिव। हमें दुनिया के हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, चाहे वो UN हो या कोई और, इस मुद्दे को लगातार उठाना होगा। हमें दुनिया को 1963 के समझौते की अवैधता और आर्टिकल 6 के उल्लंघन के बारे में बार बार बताना होगा। हमें एक नैरेटिव बनाना होगा कि कैसे चीन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का सम्मान नहीं करता और विस्तारवादी नीतियों पर चल रहा है। तो ये था शक्सगाम घाटी का पूरा मुद्दा, जो भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से। अब चलते हैं अपने पड़ोस में ही एक और देश की तरफ, अफगानिस्तान। यहाँ एक बड़ा रणनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। हाँ, ये भी एक बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट है। तालिबान के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, मुफ्ती नूर अहमद नूर। वो नई दिल्ली पहुंच गए हैं। जी, और उन्होंने नई दिल्ली में अफगान दूतावास में चार्ज डी अफेयर्स, जिसे शॉर्ट में CDA कहते हैं, उसका पद संभाल लिया है। चार्ज डी अफेयर्स, इसका मतलब क्या है? क्या वो अब अफगानिस्तान के राजदूत हैं? नहीं, राजदूत नहीं। CDA का पद राजदूत यानी एम्बेसडर से एक रैंक नीचे होता है। अच्छा। इसका मतलब यह है कि दूतावास का जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो अब तालिबान के हाथ में आ गया है। अगस्त 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था, उसके बाद से जो एक अनिश्चितता की स्थिति थी, वो अब एक तरह से खत्म हो गई है। तो UPSC के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस का टॉपिक सीधा सीधा कवर होता है। और इसमें विदेश नीति की बारीकियां भी शामिल है, जैसे एंगेजमेंट वर्सेस रिकॉग्निशन। बिल्कुल, यानी किसी शासन को मान्यता दिए बिना उससे संवाद करना, ये उसी का एक उदाहरण है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए। 2021 से पहले भारत के अफगानिस्तान से कैसे रिश्ते थे? 2021 से पहले भारत अफगानिस्तान का एक सबसे बड़ा और भरोसेमंद विकास भागीदार था, एक मेजर डेवलपमेंट पार्टनर। हमने वहां बहुत निवेश किया है। बहुत ज्यादा। हमने सलमा डैम बनाया, जिसे अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं। वहां का संसद भवन भारत ने बनाया है। और वो सरिंज डेलाराम हाईवे भी। हाँ, जो ईरान के बॉर्डर को अफगानिस्तान के मेन हाईवे से जोड़ता है। कुल मिला के भारत ने $3 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया था। $3 बिलियन। जी, लेकिन अगस्त 2021 में जब तालिबान ने सत्ता पर कब्जा किया, तो भारत ने अपने सभी राजनयिकों को वहां से वापस बुला लिया था। हमने अपना दूतावास बंद कर दिया था। हाँ, लेकिन फिर जून 2022 में भारत ने एक कदम आगे बढ़ाया। हमने मानवीय सहायता यानी ह्यूमैनिटेरियन एड की देखरेख के लिए काबुल में अपनी एक टेक्निकल टीम फिर से तैनात की। तो ये उसी दिशा में अगला कदम है। ये उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अब यहाँ 2 कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहला तो ये चार्ज्ड अफेयर्स, CDA। जैसा मैंने बताया, CDA एक ऐसा राजनयिक होता है जो राजदूत की गैर मौजूदगी में दूतावास का प्रमुख होता है। ये एक संकेत होता है कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध तो हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से सामान्य नहीं है। मतलब ये फुल फ्लेज्ड डिप्लोमैटिक रिलेशंस नहीं है। नहीं। दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है डिफैक्टो वर्सेस डी जोरे रिकॉग्निशन का अंतर। हाँ, ये अक्सर कंफ्यूज करता है। डी जोरे मान्यता का मतलब है कानूनी मान्यता। जब आप किसी सरकार को औपचारिक और कानूनी तौर पर उस देश की सरकार मान लेते हैं। भारत ने तालिबान को डी जोरे मान्यता नहीं दी है। हम आज भी उन्हें अफगानिस्तान की कानूनी सरकार नहीं मानते। बिल्कुल, लेकिन डिफैक्टो मान्यता का मतलब है व्यवहारिक रूप से किसी की सत्ता को स्वीकार करना, ताकि काम चल सके, ताकि संवाद हो सके। मतलब आप मान रहे हैं कि जमीन पे तो उन्हीं का कब्जा है, तो बात तो उन्हीं से करनी पड़ेगी। सही पकड़े हैं। तालिबान के राजनयिक को स्वीकार करना डिफैक्टो एंगेजमेंट का एक क्लासिक उदाहरण है। तो मैंस के लिए इसका विश्लेषण कैसे करेंगे? भारत ने फैसला क्यों लिया? भारत का ये फैसला स्ट्रेटेजिक प्रैग्मैटिज्म या कहें कि यथार्थवाद, रियल पॉलिटिक पर आधारित है। इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। पहला कारण?
क्या होगा? पहला और सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान के एकाधिकार को रोकना। मतलब ये कि अगर भारत अफगानिस्तान से पूरी तरह कट जाएगा तो वो मैदान पाकिस्तान और उसके सहयोगी चीन के लिए पूरी तरह से खाली हो जाएगा। भारत अफगानिस्तान को पूरी तरह से पाकिस्तान के लिए नहीं छोड़ सकता। हमारे वहां पर रणनीतिक हित है। बिल्कुल। दूसरा कारण है हमारे अपने सुरक्षा हित, आतंकी समूहों को लेकर। हाँ, भारत को अपनी सुरक्षा चिंताओं जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी समूहों को लेकर तालिबान से बात करने के लिए एक सीधा चैनल चाहिए। हमें ये सुनिश्चित करना है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ न हो, और बिना बात किए सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। तीसरा कारण है कनेक्टिविटी। चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट की सफलता और मध्य एशिया तक हमारी पहुंच, ये दोनों इस बात पर निर्भर करते हैं कि काबुल के साथ हमारे संबंध स्थिर हों। लेकिन इसमें एक दुविधा भी तो है, एक नैतिक सवाल भी उठता है। हाँ, और वो सवाल बहुत जायज है। नैतिक दुविधा ये है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम एक ऐसे शासन से जुड़ रहे हैं जो महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है, मानवाधिकारों का सम्मान नहीं करता। ये भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ जाता है। बिल्कुल। और यही विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती है, अपने मूल्यों और अपने हितों के बीच संतुलन बनाना। भारत फिलहाल हितों को प्राथमिकता दे रहा है, लेकिन मूल्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किए बिना। तो ये एक बहुत ही सधावा और नपातुला कदम है। हाँ, ये एक पतली रस्सी पर चलने जैसा है, लेकिन शायद जरूरी भी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक और अच्छी खबर लैटिन अमेरिका से आ रही है, चिली से। हाँ, ये भारत की कूटनीति के लिए एक अच्छी खबर है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। और इस यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। जी। चिली ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का औपचारिक रूप से समर्थन किया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, चिली के राजदूत जुआन अंगुलो ने एक बयान में कहा, भारत वैश्विक मामलों में स्थिरता का एक कारक हो सकता है। ये भारत की बढ़ती वैश्विक साख को दिखाता है। मेंस के नजरिए से इसका क्या महत्व है? देखिए, यूएनएससी में सुधार के लिए भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान मिलकर G4 समूह के तौर पर प्रयास कर रहे हैं। G4? हाँ, चिली जैसे एक प्रमुख लैटिन अमेरिकी देश का समर्थन G4 के प्रयासों को और बल देता है। ये इस धारणा को भी तोड़ता है कि यूएनएससी में सुधार की मांग सिर्फ एक एशियाई या यूरोपीय मांग है। ये दिखाता है कि ये एक ग्लोबल मांग है। इसके पीछे कुछ रणनीतिक वजहें भी होंगी? निश्चित रूप से। कूटनीति में कुछ भी बिना वजह नहीं होता। चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना के साथ मिलकर लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है। लिथियम ट्रायंगल, जहां दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। और भारत को अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी क्रांति के लिए लिथियम की सख्त जरूरत है। तो ये एक तरह से डिप्लोमेसी फॉर इकोनॉमिक्स है। बिल्कुल। राजनयिक समर्थन अक्सर आर्थिक पहुंच को आसान बनाता है। और इसका एक और पहलू है। वो क्या है? ये ग्लोबल साउथ में भारत की लीडरशिप को भी मजबूत करता है। जब लैटिन अमेरिका का एक देश भारत का समर्थन करता है तो ये विकासशील देशों के बीच भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। चलिए, अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से निकलकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में चलते हैं। और यहाँ भारत ने एक बहुत बड़ी, एक जबरदस्त छलांग लगाई है। ये वाकई एक ऐसी खबर है जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। डीआरडीओ ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। क्या किया है डीआरडीओ ने? डीआरडीओ ने एक एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल जमीनी परीक्षण किया है। एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर, ये तो काफी टेक्निकल नाम है। हाँ, ये फुल स्केल कंबस्टर है। ये परीक्षण हैदराबाद के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये परीक्षण 12 मिनट से भी ज्यादा देर तक चला। 12 मिनट? ये तो बहुत लंबा समय है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। यूपीएससी के लिए ये टॉपिक कितना जरूरी है? ये जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और मिसाइलों के क्षेत्र में जागरूकता जैसे विषय सीधे सीधे शामिल हैं। और प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए रैमजेट, स्क्रैमजेट और टर्बोजेट के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। हाइपरसोनिक स्पीड्स क्या होती हैं, मैक नंबर्स क्या होते हैं, ये सब पूछा जा सकता है। तो चलिए इस खबर को भी परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले इसका संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ है दुनिया में चल रही एक नई हथियारों की दौड़, हाइपरसोनिक हथियारों की दौड़। रूस, चीन, अमेरिका सब इस पर काम कर रहे हैं। हाँ,
ये ऐसी मिसाइलें हैं जो मैक 5 से ज्यादा की गति से चलती हैं। मैक 5 मतलब आवाज की गति से 5 गुना से भी ज्यादा तेज? बिल्कुल, लेकिन इनकी असली ताकत सिर्फ इनकी गति नहीं है। इनकी दिशा बदलने की क्षमता? एकदम सही। ये अपनी उड़ान के दौरान एक फाइटर जेट की तरह अपनी दिशा बदल सकती हैं, ऊपर नीचे हो सकती हैं, और इसी वजह से दुनिया के सबसे एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे कि S-400 भी इन्हें रोक नहीं सकते। ये लगभग अजेय हैं। और इस दौड़ में भारत कहाँ खड़ा है? हम भी इस दौड़ में हैं, और इस नए परीक्षण के बाद हम काफी आगे आ गए हैं। हमने 2020 में HST-DV का परीक्षण किया था। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। हाँ, उस परीक्षण में हमारा स्क्रैमजेट इंजन लगभग 20 सेकंड्स तक चला था। और अब 20 सेकंड से सीधे 12 मिनट्स? यही है वो क्वांटम लीप। ये दिखाता है कि हमने इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी चुनौती को पार कर लिया है। तो चलिए अब इस टेक्नोलॉजी को ही समझते हैं। ये स्क्रैमजेट इंजन आखिर काम कैसे करता है? देखिए, स्क्रैमजेट का फुल फॉर्म है सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। हाँ, ये एक एयर ब्रीदिंग इंजन है। मतलब ये जलने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करता है। इसे अपने साथ ऑक्सीजन ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा कि एक रॉकेट को पड़ती है। इससे मिसाइल का वजन कम हो जाता होगा? बहुत कम हो जाता है। और ये हवा को कंप्रेस करने के लिए मिसाइल की अपनी ही सुपरसोनिक गति का उपयोग करता है। इसमें टरबाइन जैसे कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। और सबसे जरूरी बात जो इसके नाम में ही है, सुपरसोनिक कंबशन। बिल्कुल, यही इसे रैमजेट से अलग बनाता है। रैमजेट इंजन में हवा को कंप्रेस करके सबसोनिक स्पीड पर लाया जाता है और फिर उसमें ईंधन जलाया जाता है। अच्छा। लेकिन स्क्रैमजेट में दहन यानी कंबशन के दौरान भी इंजन के अंदर हवा का प्रवाह सुपरसोनिक यानी ध्वनि की गति से तेज बना रहता है। ऐसा करना टेक्नोलॉजी के लिहाज से बेहद मुश्किल है। और इस टेस्ट में एक और शब्द जुड़ा है, एक्टिव कूलिंग। ये क्या चीज है? ये इस पूरी टेक्नोलॉजी का दिल है। जैसा मैंने कहा, हाइपरसोनिक उड़ान में सबसे बड़ी बाधा गर्मी है। थर्मल मैनेजमेंट। हाँ, माक 6 पर उड़ते समय हवा के घर्षण से 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्मी पैदा होती है। इतने तापमान पर कोई भी धातु पिघल जाएगी। तो इंजन को ठंडा कैसे रखा जाता है? यहीं पर एक्टिव कूलिंग तकनीक काम आती है। ये एक बहुत ही जीनियस डिजाइन है। इसमें मिसाइल के ईंधन को ही जलने से पहले इंजन के दहन कक्ष यानी कंबस्टर के चारों ओर बनी पतली पतली नलियों में घुमाया जाता है। अच्छा, तो ईंधन एक कूलेंट का काम करता है? बिल्कुल। ईंधन पहले इंजन की दीवारों को ठंडा करता है और इस प्रक्रिया में वो खुद गर्म हो जाता है, जिससे उसका दहन और बेहतर होता होगा। एकदम सही। इससे एक तीर से 2 निशाने लगते हैं। इंजन भी ठंडा रहता है और ईंधन की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। और 12 मिनट तक दहन को बनाए रखने का मतलब है कि DRDO ने इस एक्टिव कूलिंग टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है। यही इस परीक्षण का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। 12 मिनट तक दहन को बनाए रखना ये साबित करता है कि भारत ने थर्मल मैनेजमेंट की समस्या को सुलझा लिया है, जो हाइपरसोनिक उड़ान में सबसे बड़ी बाधा मानी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या अब हम लंबी दूरी की मिसाइलें बना सकते हैं? इसका मतलब है कि हमारा इंजन एक लंबी दूरी जैसे 1000 या उससे भी ज्यादा की उड़ान के दौरान पैदा होने वाली गर्मी को झेल सकता है। ये हमें लंबी दूरी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें बनाने की क्षमता देता है। तो भारत की सैन्य ताकत पर इसका क्या असर पड़ेगा मेंस में लिखने के लिए? इसका बहुत बड़ा और सकारात्मक असर पड़ेगा। पहला पॉइंट, ये भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत करता है, बल्कि उसे लगभग अभेद्य बना देता है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मतलब दुश्मन के पहले परमाणु हमले के बाद भी जवाबी हमला करने की क्षमता। हाँ, चूंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोका नहीं जा सकता, ये हमारी जवाबी कार्रवाई की गारंटी को कई गुना बढ़ा देता है। ये एक बहुत बड़ा डिटरेंट है। और दूसरा पॉइंट? दूसरा, ये हमें हिंद महासागर में एक जबरदस्त एंटी एक्सेस एरिया डिनायल यानी A2AD क्षमता प्रदान करता है। A2AD, इसे थोड़ा और समझाइए। आसान भाषा में इसका मतलब है अपनी समुद्री सीमाओं के पास एक ऐसा सुरक्षा कवच बना लेना जिसमें दुश्मन के बड़े बड़े जहाजों जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए घुसना और ऑपरेट करना नामुमकिन या बेहद महंगा हो जाए। मतलब हम चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारी हाइपरसोनिक मिसाइलें उनके जहाजों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगी। तो इस पूरी उपलब्धि का सार ये है कि भारत अब हाइपरसोनिक क्लब में एक बहुत मजबूत दावेदार बनकर उभरा है। हाँ, हमने दिखा दिया है कि हम सिर्फ स्प्रिंट नहीं
बल्कि हाइपरसोनिक रेस की मैराथन दौड़ने के लिए भी तैयार हैं। चलिए अब रक्षा प्रौद्योगिकी से अर्थव्यवस्था की तरफ रुख करते हैं, और यहाँ भी एक बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश से है। जी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड, जिसे हम PIB कहते हैं, उसने अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। कौन सी परियोजना है ये? इसका नाम है कमला जल विद्युत परियोजना। इसकी क्षमता 1720 मेगावाट होगी। 1720 मेगावाट, ये तो बहुत बड़ी परियोजना है। हाँ, ये भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक होगी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 26,069.50 करोड़ अनुमानित है। और इसे कौन बनाएगा? इसे NHPC लिमिटेड अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर में बनाएगी। इसमें 216 मीटर ऊंचा एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनेगा। यहाँ एक टर्म आया है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड, PIB। ये क्या है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। PIB वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के तहत काम करती है। इसका काम क्या है? इसका काम है 1000 करोड़ से ज्यादा कि जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका मूल्यांकन करना। मतलब ये देखती है कि प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से फायदेमंद है या नहीं, उसकी जरूरत है या नहीं। बिल्कुल, ये एक तरह से प्रोजेक्ट्स की स्क्रीनिंग करती है इससे पहले कि उन्हें अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA के पास भेजा जाए। तो PIB की मंजूरी एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, ये प्रोजेक्ट के लिए एक तरह से हरी झंडी है। प्रीलिम्स के नजरिए से इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ और फैक्ट्स जो हमें पता होने चाहिए। हाँ, कुछ फैक्ट जरूरी हैं। पहला, ये किस नदी पर है? ये कमला नदी पर है। कमला नदी जो सुबनसिरी नदी की सहायक नदी है, और सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की, तो ये पूरा ब्रह्मपुत्र बेसिन का हिस्सा है। दूसरा, इसकी क्षमता है 1720 मेगावाट। तीसरा, इसका इक्विटी का बंटवारा NHPC का हिस्सा 74% 74% होगा और अरुणाचल प्रदेश सरकार का 26% 26%। और राज्य को इससे क्या फायदा होगा? राज्य को इस प्रोजेक्ट से बनने वाली 12% बिजली मुफ्त मिलेगी। ये तो राज्य के लिए एक बड़ा राजस्व का स्रोत होगा। बिल्कुल। अब मेंस के लिए इसका विश्लेषण करते हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका आर्थिक पहलू क्या है? देखिए, पहाड़ी इलाकों में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत महंगा होता है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को वायबल बनाने के लिए केंद्र सरकार इसमें मदद कर रही है। कितनी मदद? केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए 6083 करोड़ रुपए का अनुदान यानी ग्रांट दे रही है। इससे क्या होगा? इस मदद से बिजली की जो लागत है, जिसे लेवलाइज्ड टैरिफ कहते हैं, वो कम होकर 5 रुपए और 97 पैसे प्रति यूनिट हो जाएगी। इससे ये प्रोजेक्ट व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य यानी कमर्शियली वायबल बन जाएगा। हाँ, अब आते हैं इसके रणनीतिक महत्व पर, जो शायद इसके आर्थिक महत्व से भी ज्यादा बड़ा है। चीन के संदर्भ में? बिल्कुल। अरुणाचल प्रदेश में जो चीन की सीमा से लगा हुआ है, वहां पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना अपने आप में बहुत बड़ा रणनीतिक बयान है। ये उस क्षेत्र पर भारत के संप्रभुता के दावे को मजबूत करता है। हाँ, चीन जो बार बार अरुणाचल के इलाकों के नाम बदलने जैसी हरकतें करता है, ये उसका एक बहुत प्रभावी और ठोस जवाब है। आप नाम बदलते रहिए, हम जमीन पर विकास करके अपना हक जताएंगे। इसे असर्टिंग सोवरेनिटी थ्रू डेवलपमेंट कहते हैं। और इसका कोई पर्यावरणीय पहलू भी है? हाँ, ये एक स्टोरेज प्रोजेक्ट है, मतलब इसमें एक बड़ा जलाशय बनेगा। तो ये बाढ़ नियंत्रण में भी मदद कर सकता है? बिल्कुल। ये मानसून के दौरान पानी को रोककर असम में ब्रह्मपुत्र घाटी को बाढ़ से बचाने में मदद कर सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इतने बड़े बांधों का निर्माण हिमालय जैसे संवेदनशील इलाके में, ये हमेशा एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। ये इलाका भूकंप की दृष्टि से भी बहुत संवेदनशील है, तो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना यहाँ सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली नहीं बल्कि कूटनीति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण का एक मिला-जुला संगम है। एकदम सही। अब चलते हैं राजव्यवस्था और शासन यानी पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जुड़ी खबरों पर। और पहली खबर सीधे आप सभी एस्पिरेंट्स से जुड़ी है। हाँ, ये खबर सीधे तौर पर UPSC की परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी है। UPSC ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि भविष्य की सभी परीक्षाओं में उम्मीदवारों को AI आधारित फेस ऑथेंटिकेशन से गुजरना होगा। ये अनिवार्य कर दिया गया है। फेस ऑथेंटिकेशन, ये तो एक बड़ा बदलाव है। हाँ, ये फैसला सितंबर 2025 यानी 2025 में NDA और CDS की परीक्षाओं के दौरान किए गए एक सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद लिया गया है। तो ये सिस्टम काम कैसे करेगा? देखिए, परीक्षा केंद्र के एंट्री गेट पर एक विशेष डिवाइस से उम्मीदवार की एक लाइव तस्वीर ली जाएगी। और फिर
इस तस्वीर को उम्मीदवार द्वारा अपने एप्लीकेशन फ़ोन में अपलोड की गई तस्वीर से रियल टाइम में मिलाया जाएगा। AI सॉफ्टवेयर ये देखेगा कि दोनों तस्वीरें एक ही व्यक्ति की हैं या नहीं। ये तो काफी हाईटेक है। हाँ, इस तकनीक को नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन यानी NEGD ने विकसित किया है। पायलट प्रोजेक्ट में देखा गया कि हर उम्मीदवार के वेरिफिकेशन में सिर्फ 8 से 10 सेकंड का समय लगता है। तो इससे परीक्षा में धोखाधड़ी, जिसे इम्पर्सनेशन कहते हैं, वो रुकेगी? बिल्कुल, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। मेंस के लिए इसका विश्लेषण कैसे करें? ये शासन में तकनीकी हस्तक्षेप यानी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन गवर्नेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। गुड गवर्नेंस का एक पहलू। हाँ, ये SDG 16 स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बात करता है, उसको प्राप्त करने में भी मदद करता है। ये परीक्षा प्रक्रिया को और पारदर्शी और निष्पक्ष बनाता है। लेकिन यहाँ प्राइवेसी का मुद्दा भी तो उठेगा। ये एक बहुत ही वैध चिंता है। लाखों उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक डेटा का संग्रह और भंडारण डेटा गोपनीयता के सवाल खड़े करता है। तो यूपीएससी को क्या करना होगा? यूपीएससी को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत इस डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। उन्हें बताना होगा कि ये डेटा कहाँ स्टोर होगा, कौन इसे एक्सेस कर सकता है और इसका इस्तेमाल सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए ही किया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी के बीच संतुलन साधना होगा। हमेशा की तरह। न्यायपालिका से भी 2 बड़ी खबरें हैं और दोनों ही सीधे GS पेपर 4 यानी एथिक्स से जुड़ती हैं। हाँ, ये दोनों मामले बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी हैं। पहला मामला तमिलनाडु की शास्त्रा यूनिवर्सिटी का है। क्या हुआ है इस मामले में? मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि वो यूनिवर्सिटी को 31.37 एकड़ सरकारी जमीन से बेदखल करे, जिस पर यूनिवर्सिटी ने लगभग 40 साल से कब्जा कर रखा था। 40 साल से अवैध कब्जा एक यूनिवर्सिटी ने? जी। और हाईकोर्ट ने इस पर बहुत ही सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि रूल ऑफ लॉ किसी भी संस्था की प्रतिष्ठा, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उससे ऊपर है। शिक्षण संस्थान अवैधता की नींव पर नहीं बनाए जा सकते। ये तो एथिक्स के एंड्स वर्सेस मीन्स की बहस को सामने लाता है। बिल्कुल। यहाँ एंड यानी साध्य था शिक्षा देना, जो एक अच्छा काम है, लेकिन मीन्स यानी साधन था सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, जो गलत था। और कोर्ट ने कहा कि अच्छा साधन गलत साधन को सही नहीं ठहरा सकता। यही इस फैसले का सार है। ये दिखाता है कि प्रक्रिया की पवित्रता, प्रोसीजरल सैंक्टिटी भी उतनी ही जरूरी है जितना कि अंतिम परिणाम। और दूसरा मामला? दूसरा मामला केरल के सबरीमाला मंदिर से जुड़ा है। वहाँ क्या हुआ? हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त एक SIT ने सबरीमाला के वरिष्ठ तांत्री यानी मुख्य पुजारी कंदारू राजीवरी पर सोने की परत चढ़ी धार्मिक वस्तुओं के दुरुपयोग में आपराधिक मिलीभगत का आरोप लगाया है। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। हाँ, ये मामला धार्मिक प्रशासन में नैतिकता और विश्वास की जिम्मेदारी, जिसे फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, उस पर गंभीर सवाल उठाता है। फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी? इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी भरोसे के पद पर होता है, जैसे एक पुजारी या एक ट्रस्टी, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस भरोसे को बनाए रखें और व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग न करें। ये दोनों ही मामले एथिक्स पेपर में उदाहरण के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छे हैं। निश्चित रूप से। अब बात करते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी की। यहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। जी, ये फैसला वाराणसी में लगाई गई टेंट सिटी को लेकर है। हाँ, 2023 में गंगा के किनारे ये लग्जरी टेंट सिटी लगाई गई थी, काफी चर्चा में थी। NGT ने अब अपने फैसले में कहा है कि गंगा के रिवर बेड पर लगाई गई ये टेंट सिटी ने पर्यावरण के नियमों का खुला उल्लंघन किया था। तो अब क्या होगा? NGT ने प्राइवेट ऑपरेटरों जिन्होंने ये टेंट सिटी लगाई थी, उनसे पर्यावरण मुआवजा यानी एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन वसूलने का निर्देश दिया है। और सरकारी अधिकारियों पर भी कोई कार्रवाई? हाँ, NGT ने नियमों को लागू करने में विफल रहने के लिए राज्य के अधिकारियों की भी कड़ी आलोचना की है। यहाँ कौन सा कानूनी ढांचा लागू होता है? यहाँ पर रिवर गंगा रिजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑर्डर 2016 यानी 2016 लागू होता है। और ये ऑर्डर क्या कहता है? इस ऑर्डर के तहत गंगा के एक्टिव फ्लड प्लेन पर किसी भी तरह के स्थायी या अस्थायी निर्माण पर पूरी तरह से रोक है। एक्टिव फ्लड प्लेन ये क्या होता है? एक्टिव फ्लड प्लेन नदी के दोनों किनारों का वो इलाका होता है जो मानसून में या बाढ़ आने पर डूब जाता है। ये नदी के इकोसिस्टम का एक बहुत ही संवेदनशील हिस्सा होता है। और यहाँ निर्माण करने से क्या नुकसान होता है? यहाँ निर्माण करने से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होता है, बाढ़ का खतरा बढ़ता है और वहाँ की जैव विविधता जैसे कछुए और दूसरे जलीय जीव नष्ट होती हैं। मेंस के लिए इस केस का क्या महत्व है?
यह केस एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट की क्लासिक बहस को उजागर करता है। एक तरफ पर्यटन को बढ़ावा देना था और दूसरी तरफ नदी की पारिस्थितिकी की रक्षा करना। एनजीटी ने साफ कर दिया कि पारिस्थितिकी से समझौता नहीं किया जा सकता। इसमें एनजीटी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, यह फैसला राज्य प्रायोजित पर्यावरणीय उल्लंघनों के खिलाफ एक वॉचडॉग यानी प्रहरी के रूप में एनजीटी की भूमिका को पुष्ट करता है। ये दिखाता है कि एनजीटी पर्यावरण की रक्षा के लिए सख्त कदम उठा सकता है। अब आते हैं आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक पर। जी, इस मोर्चे पे सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। क्या कदम है ये? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे शॉर्ट में NIDMS कहेंगे, उसका उद्घाटन किया है। नेशनल आईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, इस सिस्टम को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जाता है। ये सिस्टम करेगा क्या? ये काम कैसे करेगा? देखिए, NIDMS देश में होने वाले सभी IED ब्लास्ट, बरामदगी और घटनाओं का एक सेंट्रलाइज्ड नेशनल डेटाबेस होगा। एक सेंट्रल रिपोजिटरी। हाँ, अभी तक क्या होता था कि हर राज्य की पुलिस अपने अपने हिसाब से डेटा रखती थी, कोई तालमेल नहीं था। तो इस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस से क्या फायदा होगा? ये डेटाबेस डेटा एनालिटिक्स और AI का उपयोग करके बम बनाने के तरीकों में पैटर्न की पहचान करेगा। मतलब ये कि क्या अलग-अलग धमाकों में एक ही तरह का सर्किट इस्तेमाल हुआ है, क्या एक ही तरह का विस्फोटक इस्तेमाल हुआ है। इसे बम का सिग्नेचर कहते हैं। अच्छा। इससे ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि कहीं इन सभी घटनाओं के पीछे एक ही आतंकी मॉड्यूल तो नहीं है। ये विस्फोटकों के स्रोत को ट्रैक करने में भी मदद करेगा। तो इसका महत्व क्या है? देखिए, IED आतंकवादियों और नक्सलियों का सबसे पसंदीदा हथियार है। ये बनाने में आसान और बहुत घातक होता है। और इससे हमारी सुरक्षा बलों को बहुत नुकसान होता है। बिल्कुल, ये नया डेटाबेस विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच की खाई को पाट देगा। इससे जानकारी का रियल टाइम आदान प्रदान होगा, जिससे जांच और रोकथाम दोनों में तेजी आएगी। ये एक तरह से प्रोएक्टिव पुलिसिंग की तरफ एक कदम है। एकदम सही। अब एक नजर डालते हैं सामाजिक न्याय और भारतीय डायस्पोरा से जुड़ी खबर पर। जी, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस यानी PBD सम्मेलन ओडिशा के भुवनेश्वर में संपन्न हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस? हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका समापन भाषण दिया और 27 प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार यानी PBSA प्रदान किए। ये पुरस्कार किसे दिया जाता है? ये विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों और NRIs को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस साल का थीम क्या था? इस साल का थीम था विकसित भारत में डायस्पोरा का योगदान, डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। और ये 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उन्हें सबसे बड़ा प्रवासी भारतीय माना जाता है। एक और जरूरी फैक्ट, PBD अब हर साल नहीं होता। हाँ, ये याद रखना जरूरी है। PBD अब हर 2 साल में एक बार यानी एक बायनियल इवेंट के रूप में आयोजित किया जाता है। और आखिर में आज के दिन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात, संस्कृति और विरासत। जी, आज 10 जनवरी है और आज दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जा रहा है। विश्व हिंदी दिवस? हाँ, ये दिन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुए पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अच्छा, तो इसका उद्देश्य हिंदी को विश्व स्तर पर बढ़ावा देना है। बिल्कुल। यहाँ एक कंफ्यूजन होता है विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बीच। हाँ, और प्रीलिम्स के लिए ये अंतर जानना बहुत जरूरी है। तो क्या अंतर है दोनों में? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को होता है और इसका फोकस हिंदी को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करना है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वो क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया था। तो उसका फोकस राष्ट्रीय है। तो 10 जनवरी ग्लोबल, 14 सितंबर नेशनल। एकदम। हिंदी को लेकर हमारे संविधान में क्या प्रावधान है? संविधान का आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा के रूप में देवनागरी लिपि में हिंदी को मान्यता देता है। आर्टिकल 343 और आर्टिकल 351 केंद्र सरकार को ये निर्देश देता है कि वो हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए काम करें। हाँ, तो ये दोनों आर्टिकल्स याद रखने जरूरी हैं। चलिए, ये थे आज के विस्तृत विश्लेषण। अब समय है एक रैपिड फायर रिवीजन का।
आज के कुछ सबसे जरूरी प्रीलिम्स फैक्ट्स। मैं टॉपिक बोलता हूँ, आप उसका की फैक्ट बताइए। ठीक है। अगिल दर्रा शक्सगाम घाटी को चीन के शिनजियांग से जोड़ता है हाल ही में चीनी सड़क निर्माण का स्थल। स्क्रैमजेट इंजन DRDO द्वारा 12 मिनट के लिए परीक्षण किया गया। ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है और इसमें सुपरसोनिक दहन होता है। कमला नदी अरुणाचल प्रदेश में है, सुबनसिरी नदी की एक सहायक नदी है। आर्टिकल 6 1963 समझौता। ये चीन पाकिस्तान सीमा समझौते का वो क्लॉज है जो इस सीमा को अस्थायी बताता है। NIDMS नेशनल ID डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, इसका प्रबंधन NSG करती है। प्रवासी भारतीय सम्मान NRIs और PIOs के लिए सर्वोच्च सम्मान, ये राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। चार्ज डी अफेयर्स ये राजदूत से एक रैंक नीचे का राजनयिक प्रतिनिधि होता है। बहुत बढ़िया। अब मेंस की तैयारी की बारी। आज हम 2 प्रश्नों की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। जरूर। पहला प्रश्न GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से है। प्रश्न है, शक्सगाम घाटी में चीन द्वारा किया जा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण ट्रांस काराकोरम क्षेत्र में रणनीतिक यथास्थिति को बदल देता है। भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता और चीन पाकिस्तान रणनीतिक गठजोड़ के आलोक में इस कथन का विश्लेषण करें 250 शब्दों में। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर कैसे लिखना है, इस पर बात करते हैं। हाँ, एक स्ट्रक्चर बताइए। इंट्रोडक्शन में आप शक्सगाम घाटी को परिभाषित करें। बताएं कि ये भारतीय क्षेत्र है जिसे 1963 में पाकिस्तान ने अवैध रूप से चीन को सौंप दिया था, और हाल के अगिल पास सड़क निर्माण का उल्लेख करें। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया। बॉडी को 3 पैराग्राफ में बांटें। पहले पैराग्राफ में बताएं कि यह कैसे भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। यहां 1963 समझौते के आर्टिकल 6 का जिक्र जरूर करें। दूसरा पैराग्राफ? और दूसरे पैराग्राफ में इसके रणनीतिक खतरे का विश्लेषण करें। सियाचिन ग्लेशियर की घेरावबंदी, पिंसम मूवमेंट का खतरा और चीन पाकिस्तान गठजोड़ को मिलने वाले लॉजिस्टिक बूस्ट की बात करें। सीपेक से इसके जुड़ाव को भी समझाएं। और तीसरा पैराग्राफ? तीसरे में 2 फ्रंट चैलेंज की बात करें और बताएं कि ये कैसे जमीनी हकीकत बन रहा है। और कंक्लूजन में? कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड बताएं। भारत को DSDBO रोड जैसे मजबूत सीमा बुनियादी ढांचे का निर्माण जारी रखना चाहिए और साथ ही इन कार्रवाइयों को अवैध ठहराने के लिए निरंतर राजनीतिक विरोध भी करना चाहिए। एक बैलेंस्ड निष्कर्ष दें। दूसरा प्रश्न GS पेपर 3 एनर्जी से है, 150 शब्दों का। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए कामला जल विद्युत परियोजना के रणनीतिक और आर्थिक महत्व पर चर्चा करें। ये सीधा और अच्छा सवाल है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इंट्रोडक्शन में अरुणाचल में 1720 मेगावाट की इस परियोजना को PIB की मंजूरी का उल्लेख करें। बॉडी में क्या लिखें? बॉडी में 3 पॉइंट्स लिखें। पहला, एनर्जी सिक्योरिटी। ये भारत के 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा के लक्ष्य में कैसे योगदान देगा और हाइड्रो पावर, सौर और पवन ऊर्जा को संतुलित करने में कैसे मदद करता है। दूसरा पॉइंट? दूसरा, इकोनॉमिक। अरुणाचल के लिए राजस्व, 12% मुफ्त बिजली और रोजगार सृजन। और तीसरा, स्ट्रेटेजिक। हाँ, यूजर राइट्स की अवधारणा का इस्तेमाल करें। बताएं कि सीमा पर विकास करके भारत अपनी संप्रभुता का दावा कैसे मजबूत कर रहा है। और कंक्लूजन? कंक्लूजन में लिखें कि उत्तर पूर्व के विकास के लिए ऐसी परियोजनाएं जरूरी हैं, लेकिन विकास और पारिस्थितिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाने की भी आवश्यकता है। चलिए अब अपनी तैयारी को परखते हैं आज के क्विज के साथ। 5 सवाल। मैं तैयार हूं। पहला सवाल, अगिल दर्रा जो हाल ही में खबरों में था, किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है? A, लद्दाख और तिब्बत, B, शक्सगाम घाटी और शिनजियांग, C, गिलगिट और वाखान कॉरिडोर, या D, सिक्किम और चुंबी घाटी? B, शक्सगाम घाटी और शिनजियांग। इसका सही उत्तर है B, शक्सगाम घाटी और शिनजियांग। इसी दर्रे से होकर चीन सड़क बना रहा है। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, स्क्रैमजेट इंजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वे दहन के लिए एक ऑनबोर्ड ऑक्सीडाइजर का उपयोग करते हैं। दूसरा, इंजन के अंदर वायु प्रवाह हर समय सुपरसोनिक रहता है। तीसरा, वे हाइपरसोनिक गति मैक 5+ पर सबसे कुशल होते हैं। इनमें से कौन से कथन सही हैं? इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है। पहला गलत है, क्योंकि स्क्रैमजेट एयर ब्रीदिंग इंजन होते हैं, वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ऑनबोर्ड ऑक्सीडाइजर का नहीं। तो सही उत्तर होगा B, 2 और 3 केवल। एकदम सही व्याख्या। तीसरा सवाल, कमला जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? A, हिमाचल प्रदेश, B, उत्तराखंड, C, अरुणाचल प्रदेश
या डी सिक्किम? ये तो आसान है। सही उत्तर है सी, अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब। चौथा सवाल, राष्ट्रीय आईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का प्रबंधन किस संगठन द्वारा किया जाता है? ए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, बी, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, सी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, या डी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAWW? इसका सही उत्तर है सी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG। बिल्कुल सही। और आज का आखिरी सवाल, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को किसकी स्मृति में मनाया जाता है? ए, संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाना, बी, नागपुर में आयोजित पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, सी, मुंशी प्रेमचंद की जयंती, या डी, संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी को शामिल करना? इसका सही उत्तर है बी, नागपुर में 1975 में आयोजित पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। ऑप्शन ए राष्ट्रीय हिंदी दिवस से जुड़ा है, जो 14 सितंबर को होता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा गहन विश्लेषण। आज की मुख्य बातें क्या रहीं? पहला, शक्सगाम घाटी का मुद्दा सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं है। ये सियाचिन और भारत की उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर रणनीतिक खतरा है। चीन वहां कंक्रीट से भूगोल और भविष्य दोनों बदलने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, DRDO का स्क्रैमजेट परीक्षण भारत को हाइपरसोनिक क्लब में एक मजबूत दावेदार बनाता है, जो हमारी निवारक क्षमता यानी डिटोरेंस कैपेबिलिटी को एक नए स्तर पर ले जाता है। ये दिखाता है कि हम इस रेस में लंबी दूरी के धावक हैं। तीसरी मुख्य बात, तीसरा, अरुणाचल में कामला हाइड्रो प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली के लिए नहीं है। ये सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास के माध्यम से संप्रभुता जताने का एक साधन भी है। ये स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिज्म का उदाहरण है। और चौथा, UPSC द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन को अपनाना और NGT द्वारा पर्यावरण नियमों को सख्ती से लागू करना, ये दोनों ही मामले शासन में प्रौद्योगिकी के महत्व और संस्थागत अखंडता यानी इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी के महत्व को दर्शाते हैं। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। इसी सोच के साथ अपनी तैयारी में लगे रहिए। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC को। 299 रुपीज मेंबरशिप ज्वाइन करके आप हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस भी ले सकते हैं। मिलते हैं कल नए दिन की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।